गद्य खंड में अभी हम लोग नागरी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारतीय लिपियों की कहानी। एक प्रकार से यह ऐतिहासिक पुस्तक ही है। कैसे कैसे लिपि का विकास हुआ, जिस तरह भाषा का इतिहास है, साहित्य का इतिहास है, लिपि कैसे विकसित हुई, इस पर गुणाकर जी ने बहुत गहन विचार किया है। यूँ तो ऐसे निबंध अक्सर बोझिल हो जाते हैं, परंतु गुणाकर जी ने इसे कुछ प्रवाहपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे ये बोझिल नहीं हो और उससे कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। मूले जी कहते हैं, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी का तात्पर्य आप लोग भी ये जान लें कि हम लोग जो लिखते हैं, पहले जो छात्र या आज पता नहीं नियम है कि नहीं, परीक्षा देने जाते थे, मैट्रिक से ही शुरू होता था, तो विषय के बाद रहता था कॉलम लिपि, स्क्रिप्ट। तो लड़के लिखते थे देवनागरी, अर्थात हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। अब इस पर भी विचार करना है। करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने, इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षर में स्थिरता आ गई है। चूँकि बहुत दिन पूर्व से इस के अक्षरों को टाइप के रूप में बना दिया गया, छपाई में वो आ गए। आज तक वह लिपि हमारे देश में स्थिर बनी हुई है। नहीं तो लिपियों में भी भाषा के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। पड़ोस का देश है छोटा देश नेपाल। नेपाल की उसकी अपनी भाषा है नेपाली, लेकिन उसका जो रेस्क्रिप्ट है, उसकी जो लिपि है, देवनागरी ही है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त लौ अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अधिलेखों में अक्षर मिलता है। मराठी की लिपि भी देवनागरी ही है। उसमें एक अक्षर अतिरिक्त मिलता है, लेकिन जब हम देवनागरी लिपि की जो आज की भाषा हिंदी है, जब हम हिंदी के आदि रूप को देखते हैं, प्रकृत को देखते हैं, हिंदी के मूल रूप को देखते हैं, तो उसमें वे भी अक्षर मिल ही जाते हैं जो अक्षर आज हमारे हिंदी में नहीं हैं, लेकिन अभी देवनागरी में उनका प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्रकृति की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वह प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। केवल भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी
चूँकि हिंदी का पहलका रूप है प्राकृत, तो प्राकृत या संस्कृत की किताबें विदेशों में भी छपती हैं तो लिपि देवनागरी ही रहती है। वैसे विदेशों में कुछ पंडित उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण और ग्रंथ छपवाते हैं। कहीं कहीं रोमन अक्षरों में भी, रोमन लिपि में भी, जो अंग्रेजी की लिपि है उसमें भी प्राकृत और संस्कृत हिंदी की किताबें छापी गई हैं, परंतु पढ़ते समय यह बोध हो जाता है कि अब हिंदी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह भले लिपि रोमन है परंतु शब्द जो हैं वे ही हैं, अक्षर वे ही हैं। पढ़ते समय ध्वनि सुन के हमें देवनागरी का ही बोध होता है। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। आज जिसको हम देवनागरी कहते हैं इसका एक नाम नागरी भी है, और नागरी लिपि कितनी प्रचलित है। देवनागरी लिपि विशेषकर हिंदी साहित्य में, मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूं कि जब तक जीवित रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके बनारस में, उनके यहाँ कवि विद्वान रात दिन परिचित अपरिचित जुटते रहते थे। एक कोई नए कवि आए तो उनसे भारतेंदु जी ने पूछा कि आपका परिचय, तो उन्होंने यही कहा कि नवल नागरी नेह रत रसिकन ढिग विश्राम आयो हो तो दरस को सत्यनारायण नाम, कि मैं नागरी के नेह में रत हूँ। नागरी का क्या माने हुआ हिंदी भाषा। नागरी चूँकि प्राचीन काल में अधिकांश संस्कृत बोली जाती थी, प्राकृत बोली जाती थी, नागरी लिपि जब से आई हिंदी और प्रचलित हुई। तो मैं नागरी लिपि के नेह में रत हूँ और रसिकों के पास ही रहता हूँ। आपका दर्शन करने आ गया, मेरा नाम सत्यनारायण है। तो इसी से साबित होता है कि उस काल में भी नागरी लिपि कितने लोकप्रिय थी। बांग्ला लिपि देवनागरी से मिलती जुलती नहीं, फिर भी अगर देवनागरी की वो पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो उसके कुछ अक्षरों को जरूर पढ़ लेंगे। भले आप बांग्ला नहीं जानते हैं, कुछ अक्षर नागरी से मिलते जुलते जरूर होते हैं। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन यह तथ्य में सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाले दक्षिण भारत की लिपियाँ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। उत्तर भारत की तो प्राय सभी लिपियाँ, चाहे ये बांग्ला हो, मराठी हो, सभी करीब करीब मिलती जुलती हैं, परंतु दक्षिण भारत की लिपियाँ कुछ भिन्न होती हैं। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
वो भिन्न हैं, परंतु इतना अवश्य है कि जिस ब्राह्मी लिपि से अति प्राचीन काल में हमारी देवनागरी लिपि निकली, उसी ब्राह्मी लिपि से दक्षिण भारत का वहाँ की जो लिपि है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनकी भी उत्पत्ति हुई है। तो ये बेटी नहीं तो ये भी वो लिपियाँ भी उसकी बहन जरूर हैं। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ दिन पहले तक जब कोई बड़ी पुस्तक लिखना चाहता था तो नागरिक लिपि का ही प्रयोग करता था। और सच्चाई यही है कि कुछ दक्षिण भारत के लिपि के अवशेष से ही हमें नागरी लिपि की प्राप्ति भी हुई है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के जादव, विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। आज भी दक्षिण भारत में प्राचीन काल के जो राज्य थे, जो वहाँ के बड़े बड़े प्रतापी शासक थे, आज उनके महलों में ढूंढने पर जो कुछ प्राचीन अवशेष मिलते हैं, कुछ लिखावट की पुस्तकें मिलती हैं, वो सभी नंदनागरी लिपि में लिखी गई हैं। और नंदनागरी लिपि क्या है? हमारी देवनागरी से मिलती जुलती लिपि है। उदाहरण मिला है कोंकण क्षेत्र के शिलाहार में, मान्यखेट में, राष्ट्रकूट में, देवगिरी में और विजयनगर के शासक तो उस समय के अत्यंत प्रसिद्ध शासक थे। तो वहाँ पर नंदनागरी का दर्शन होता है। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राजराज राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं ने के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। अब इसे समझ लिया जाए कि आज तो वहाँ पर तमिल, तेलुगु में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लेकिन आज से बहुत दिन पूर्व जब राजराज राजेंद्र जैसे चोल वंश के प्रतापी राजा हुए थे, उस समय उनके जो सोने और चांदी के सिक्के ढाले गए हैं, उन सिक्कों पर उनका जो नाम लिखा गया है वह देवनागरी लिपि में है। इसका मतलब ये हुआ कि आज से कई शताब्दी पहले भी देवनागरी दक्षिण भारत में किसी न किसी रूप में थी। 12वीं सदी के कोरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। 12वीं शताब्दी में वहाँ के सिक्के पर वीर केरलस से केरल का वीर जैसा शब्द अंकित है, वह देवनागरी लिपि में ही है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुड़ का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत ही नहीं, दक्षिण भारत के भी दक्षिण में श्रीलंका है। प्राचीन काल में श्रीलंका में पराक्रम बाहु, विजय बाहु जैसे शासक रहे।
उनके सिक्के जो आज मिलते हैं, उनके महलों की खुदाई करने पर उस पर सिक्कों पर भी उनका नाम नागरी लिपि में है। इसका मतलब हुआ कि हमारी देवनागरी लिपि केवल भारत ही नहीं, उत्तर भारत ही नहीं, विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार किसी न किसी रूप में हुआ था। दूसरे ओर उत्तर भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की डालने वाले महमूद गजनवी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। उत्तर भारत में जब इस्लामी सभ्यता का उदय हुआ, महमूद गजनवी जैसे शासक आए, उनके समय के सिक्के जब हम देखते हैं, खुदाई में मिलते हैं, उस पर भी शासक का नाम नागरी लिपि में ही है। इन सिक्कों पर एक तरफ कुफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है अव्यक्तम मैकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद। तो महमूद गजनवी के समय के जो सिक्के मिले हैं, एक तरफ कलमा कुरान या इस्लाम धर्म की बात, एक तरफ संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा है अव्यक्तम मैकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद। उसमें तो मोहम्मद का अवतार राजा महमूद को लिखा गया, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि वह जो लिखावट है, वह लिखावट नागरी लिपि में है, न कि फारसी लिपि में है, न पश्तो लिपि में है, वह नागरी लिपि में है। इसका मतलब कि 12वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी में भी हमारे देश के हर कोने में नागरी लिपि का प्रचलन था। ये सिक्के 10 से 28 से शुरू किए गए थे। स्मरण रहेगा लगभग इसी समय के दक्षिण में चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। ईस्वी के अनुसार 10 से 28 में महमूद के सिक्के बने हैं और इसी काल में दक्षिण भारत के चोल वंशीय राजाओं के राज्य में भी उसी लिपि में लिखे गए सिक्के पाए गए हैं। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आया, अलाउद्दीन खिलजी का शासन बहुत दिन रहा, मुग़लों के समय शेर शाह आया। उसके समय के जो सिक्के मिलते हैं उस पर भी राजाओं का नाम, उनकी वंशावली नागरी लिपि में ही लिखी गई है। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। आप जानते हैं कि मुसलमान बादशाहों में भी एक अकबर ऐसा बादशाह हुआ जो धर्म सहिष्णु था। वो जानता था कि केवल कट्टरता का पालन करने से हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान में विकसित पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता, तो वह दूसरे मजहब का भी कुछ आदर देता था। उसके दरबार राज्यकाल का सिक्का मिला है, जिस सिक्के पर एक तरफ राम सीता की तस्वीर है और एक तरफ रामसीय शब्द नागरी लिपि में अंकित है। ये भी साबित हो गया कि अकबर के समय भी नागरी लिपि काफ़ी प्रचलित थी। उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जजाद भुक्त बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों ने
लेख नागरी लिपि में ही हैं। उत्तर भारत की हम इस नागरी लिपि को देवनागरी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में तो कुछ पूछिए मत, जिसको आप आज पहले मेवाड़ कहा जाता था, जहाँ के राणा प्रताप थे, वहाँ के गोहिल वंश के शासक सांभर और अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक, काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले सोलंकी क्षत्रिय, आबू के रहने वाले परमार क्षत्रिय, जेजाक भोक्ति अर्थात बुंदेलखंड के रहने वाले चंदेल वंश के राजपूत और त्रिपुरा के रहने वाले कलचुरी शासक भी जितनी पुस्तकें लिखवाए हैं उनका जो लेख है सब देवनागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की उस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। तो वही हुआ कि चूँकि उत्तर भारत में हिंदू देवताओं की अधिक प्रतिष्ठा थी, तो वह लिपि उत्तर भारत में देवनागरी के नाम से पुकारी गई। दक्षिण भारत में केवल नागरी या नंदी नागरी के नाम से पुकारी गई। नाम बदला, रूप वही रहा। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। ईसा मसीह के 8वीं-9वीं शताब्दी से ही पूरे देश में नागरी लिपि का प्रचलन रहा है और वह पूरे देश की लिपि रही है। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। आप इस बात को इस रूप में समझें, आप कोई भी अक्षर लिखते हैं तो अक्षर के ऊपर एक लकीर जरूर खींच देते हैं। वो लकीर उतनी बड़ी होती है जितने दूर में अक्षर होता है। अगर वो लकीर ऊपर न लगाया जाए तो अक्षर और पठनीय ही करीब करीब होगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यह एक देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके ऊपर एक लकीर होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं। इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हाँ, कुछ प्राचीन काल की नागरी लिपि है जिसके सिरे पर लंबी लकीर नहीं, तिकोनी लकीर होती है। देखने में वो कुछ अटपटी लगती है, लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करने पर वो आसानी से पढ़ ली जाती है। हम बता चुके हैं दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में मिलने लग जाते हैं, उत्तर भारत से 9वीं सदी से। दक्षिण भारत में अगर हम ढूंढें तो 8वीं शताब्दी से ही नागरी लिपि में लिखी हुई की पुस्तकें मिल जाती हैं, और उत्तर भारत में 9वीं शताब्दी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब यह कहना कठिन है कि सबसे पहले लिपि कहाँ शुरू हुई, लेकिन एक बात है, ग्रंथों में तो नहीं, सिक्कों में, ताम्रपत्रों में बहुत प्राचीन काल से
यह लिपि दिखाई हमको पड़ जाती है। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नागरी नाम पड़ा। अब इस विषय पर हम सोचेंगे कि इस लिपि का नाम नागरी क्यों पड़ा या देवनागरी क्यों पड़ा। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया गुजरात के ब्राह्मणों ने। उन्हें नागर ब्राह्मण कहा जाता था। उन लोगों ने इस लिपि का प्रयोग किया तो इस लिपि का नाम ही नागरी लिपि पड़ गया। लेकिन इसमें भी, इस मत को स्वीकार करने में भी बहुत सी अड़चन आती है। अब एक मत आता है कि इसका नाम है देवनागरी और काशी को देवताओं की नगरी कहा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि काशी में जिस लिपि का प्रयोग सबसे पहले किया गया उसी लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। लेकिन यह मत उतना विस्तृत नहीं जान पड़ता। अल्बेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल मिला है। अतः स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। अल्बेरूनी एक विद्वान भारत में आया था। वो कहता है कि 1000 ईस्वी के आसपास यह लिपि मिलती है। तो पहले हमने बताया था कि 10 से 28 ईस्वी के आसपास इस लिपि में लिखे गए वो सिक्के इस देश में मिले हैं। तो अल्बेरूनी की बात भी जचती है। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर बड़े शहर से संबंधित है। और एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर भारत में एक घर बनाने की शैली, उसको नागर शैली कहा जाता है। अतः यह नागरी लिपि भी उत्तर भारत के ही किसी शहर से विकसित हुई है, ऐसा माना जा सकता है। हो सकता है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। मगध साम्राज्य में जिसकी राजधानी पटना थी, पाटलिपुत्र, वहाँ का सबसे चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त हुआ। और चंद्रगुप्त के राजा बनने के पहले का नाम उसका देव था। कहीं उसी के समय से यह लिपि चली हो तो देव के नाम पर उसको देवनागरी कर दिया गया हो। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया, क्योंकि यह पूरे भारत में फैला हुआ नाम है देवनागरी लिपि। तो एक कैसे कोई निश्चित रूप से कह दे कि यह चंद्रगुप्त के ही नाम पर है या काशी के ही नाम पर है। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु, नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। 14वीं-15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक भारत में अपनी प्रतिष्ठा रखते थे, उनका स्थान था। तो उनके तो जो लेख हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लिपि में हैं। लेकिन उस समय भी
नागरी लिपि मिलती है। हो सकता है कि हमारे वैदिक जो साहित्य हों उनका जो वहाँ अनुवाद हुआ हो वो नागरी लिपि में ही किया गया होगा। कुछ विद्वानों का भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर की लिपि होने के कारण इसका नाम नांदी नागरी पड़ा। उस समय महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध नगर था नंदी नगर, हो सकता है उसके नाम पर इसका नाम नंदी नागरी पड़ा हो, परंतु कोई भी प्रमाणिक तथ्य आज नहीं मिलता कि यह देवनागरी की उत्पत्ति हम ठीक कहाँ से मान लें। लेकिन हमें नामकरण के झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। अब हम इस फेर में न रहेंगे कि यह किसके नाम पर है। इतना जरूर जान लेंगे कि 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक पूरे देश में यह देखने को मिलती है, तो हम मान लें कि देवनागरी लिपि पूरे देश की सार्वदेशिक लिपि उस समय भी थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज और बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म। समय बढ़ता गया। तेरहवीं शताब्दी से इस्लामी शासक इस देश में फैलने लगे और उसके बाद से एक नया संप्रदाय अस्तित्व में आया, हिंदू संप्रदाय। तब से यह लिपि और व्यवहार में बढ़ी है। नागरी लिपि के साथ साथ प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी के आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं शताब्दी के। दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी के लिपि में तो भारत से नेपाल के जैन भंडारों से भी बहुत सी हस्तलिपियाँ मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इन भाषाओं के लेख भी इसमें मिल जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस्लाम काल हो, आधुनिक काल हो, इस लिपि का व्यवहार हर काल में हुआ है। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दक्षिण में ब्राह्मी लिपि थी जिसके रूप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हैं, लेकिन नागरी लिपि भी व्यवहार में दक्षिण भारत में भी प्राचीन काल में थी। अनेक विद्वानों का मत है दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतदुर्ग का समांगट दान पत्र है। एक दान पत्र मिलता है 754 ईस्वी में। उस दान पत्र में तांबा के पत्र पर है, उसमें भी नंदी ये लिपि मिलती है, नागरी लिपि। दंतदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासन काल में एलोरा
में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट के बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष का प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ, जिसकी राजधानी मालखेड़ में थी। उसके काल में भी इसी लिपि में लेख पाए गए हैं। ईसा की 8वीं सदी में महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य था। कोल्हापुर सतारा में भी उन्हीं का राज्य था। वहाँ पर कुछ लेख नागरी लिपि में मिले हैं। 11वीं शताब्दी से मराठी के लेख मिलते हैं। के सिदेव का एक शिलालेख 1012 का मिलता है, जो संस्कृत और मराठी भाषा में है, लेकिन उसकी लिपि भी देवनागरी ही है। इसे मराठी का पुराना लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा हुआ यह ताम्रपट 1060 का है। 1060 ईस्वी में जो तांबे के प्लेट पर किसी राजा ने अपना परिचय खुदवाया है, वह भी देवनागरी लिपि में है। कर्नाटक प्रदेश का शरणबेलगोल स्थान जैनों का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ गेमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। वहाँ पर कई लिपियों में लेख मिलते हैं, जैसे वहाँ की भाषा में लिखा है, जिसका अर्थ हुआ गंग राजा ने परकोटा बनवाया। एक जगह लिखता है चामुंड राजे करबेली रे। ये सभी जो लेख हैं उनके अक्षर देवनागरी के ही हैं। देवगिरी के ज़्यादा राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। रामचंद्र 13वीं शताब्दी में हुआ। ताम्रपत्र में उसके लेख हैं, जिसमें ए और ओ की मात्राएं अंतर यही पड़ता है कि दाईं ओर नहीं बाईं ओर लगाई गई हैं। चालुक्य वंश के जो राजा हुए, उनके लेख भी नागरी लिपि में ही हैं। उड़ीसा जो आज है, पहले उसको कलिंग कहा जाता था। वहाँ कुछ ब्राह्मी में लेख मिलते हैं, लेकिन गंग वंश के शासकों के लेख नागरी लिपि में ही मिलते हैं। अब जहाँ तक लेख तो दक्षिण भारत में भी नागरी लिपि में मिले हैं। पांड्य देश का एक राजा हुआ था बरगुण, उसका ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र पहले तमिल में लिखा गया है और उसके दूसरी बगल में नागरी लिपि में लिखा गया है। इसका माने है कि और 9वीं शताब्दी में वहाँ भी नागरी लिपि थी। उत्तर भारत में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आए थे। कुछ लोग गुर्जर और प्रतिहारों को विदेशी मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईसा की 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया। बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज महेंद्रपाल एक प्रतिहार वंश के बड़े प्रख्यात राजा हुए। मिहिर भोज का ग्वालियर में प्रशस्ति पत्र जो मिला है, वह नागरी लिपि में ही है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने समय का बहुत ही धार्मिक और विद्या से प्रेम करने वाला शासक माना जाता था। राजा भोज का नाम आज भी आप सुनते हैं। इसके शासन में उस समय के ग्रंथ तो कम मिलते हैं, लेकिन बंसवाड़ा और बेतमा में
इसका लिखा हुआ दान पत्र मिला है। एक पर लिखा है कोंकण विजय, एक पर लिखा है कोंकण विजय पर्व। बेतमा जो है मध्य प्रदेश में है, 10-26 का लिखा हुआ दान पत्र इसका वहाँ का भी मिला है। तो दान पत्र पर जो लिखे गए हैं वाक्य वो सभी देवनागरी लिपि में हैं। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो चूँकि 12वीं सदी से तो हमारे देश में जितने राजा हुए उनके ग्रंथों में, उनके ताम्रपत्रों में, दान पत्रों में या उनके मुद्राओं में यही लिपि नागरी लिपि मिलती है। लेकिन 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक भी उदाहरण जो मिला उसको हमने पूर्व में बताया था। और इस्लामी शासन जब तक हमारे हिंदुस्तान में था, मुसलमानी शासन, उस समय भले ग्रंथ फारसी में लिखे गए, पश्तो में लिखे गए, परंतु उस समय के जो ताम्रपत्र मिलते हैं, जो सिक्के ढाले गए, सिक्कों पर बादशाह का नाम, सन, सब नागरी लिपि में ही आज भी मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारी नागरी लिपि है यह भारत की अति प्राचीन लिपि है। और प्राचीन काल में संस्कृत के बाद से हिंदी भाषा जो पहले प्रकृत में थी, उसके बाद से नागरी लिपि पूरे भारत में किसी प्रांत में इसको नहीं बांधा जा सकता। यह सार्वदेशिक है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक जितने प्रतापी राजाओं के शिलालेख मिले हैं, दानपत्र मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, सब पर नागरी का उल्लेख मिलता है।